बिहार की तस्वीर नतीजों में साफ है, लेकिन चेहरे में अभी तक साफ नहीं है। दावा किया जा रहा है कि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा अभी तक क्लियर नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रही है। एसआईआर को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता बीएलए बूथ बूथ जाकर मतदाताओं को जो है पंजीकरण करा रहे हैं। तो उसके साथ ही विपक्ष लगातार जो है चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान कर रहा है। हमारे साथ लखनऊ की पब्लिक है। लखनऊ की पब्लिक के दिल में क्या है, क्या सोचती है एसआईआर और बिहार के नतीजों को लेकर, इस पे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय कवि वेदव्रत वाजपेयी जी। कैसे लेते हैं बिहार के नतीजों को? देखिए, बिहार तो राजनीति की जननी रही है। जहाँ चंद्रगुप्त रहे हैं, जहाँ चाणक्य रहे हैं, जहाँ पुष्यमित्र शुंग परिवर्तन का प्रतीक बनकर उभरे हैं। और ये चुनाव भी, ये चुनाव में अक्सर पहले लोग ऐसा कहते थे कि इस बार एनडीए को उतनी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन लोग इस देश को प्यार करते हैं, लोग अच्छे लोगों को प्यार करते हैं, लोग समाज में आगे बढ़ चढ़ के काम करने वाले लोगों को प्यार करते हैं। तो ये बात लोगों ने मन में दबा रखी, क्योंकि बिहार में कभी कुछ भी हो सकता है, तो लोग खुलकर सामने नहीं आना चाहते। लेकिन उन्होंने जो अपना मत दिया है वो राष्ट्रवादी विचारों को दिया है, देशभक्तिपूर्ण नेताओं को दिया है। और जो चारा वारा खाने वाले लोग थे, अब उनको किनारे कर दिया। अब उनको सिवाय विपक्ष में और घर में बैठने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। इसलिए जो लोग इस समाज की संपत्ति को, जो समाज के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि एक दिन उन्हें घर में बैठने की स्थिति अवश्य आ जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आज जो आप कह रहे हैं बिहार में साइलेंट वोटिंग हुई, आपके पूरा सार बात का ये निकला, लेकिन विपक्ष कह रहा है आपने वोट चोरी की। नहीं, विपक्ष जहां जीत जाता है वहां वोट चोरी नहीं होती है, जहां हार जाता है वहां वोट चोरी होती है। इतना इलेक्ट्रॉनिक और इतना आज संसाधन हो गए हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें वोट चोरी करेंगी तो ऐसा नहीं है कि वो पकड़ी न जा सके। पूरे विश्व की नज़र बिहार के चुनाव पर थी। एक एक इंजीनियर्स की, इंटेलेक्चुअल्स की, एक एक कुशल जो राजनेता थे, उनकी सबकी नज़र बिहार चुनाव पर थी। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि चोरी हो रही है। ये देश में काम भी हुआ है। मैं मुंबई अब यहाँ अपने कार से चला जाता हूँ और लौट आता हूँ। ये विकास नहीं तो क्या है? विकास को देखना पड़ेगा। जिनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, उन्हें तो विकास दिखने से रहा। काम तो हो रहा है, कितने एम्स हैं, कितने हवाई अड्डे हो गए, कितने मेडिकल कॉलेज हो गए, कितने स्कूल कॉलेज विद्यालय खुल रहे हैं। तो ये सब विकास ही है। एक घर का प्लास्टर टूट जाता है तो 2-4-5 साल आदमी उसको बनवा नहीं पाता है, लेकिन जो इस देश में रेलों की, सड़कों की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की जो चमक है, वो ऐसी चीज नहीं है कि जो दिखाई न दे। लेकिन अगर कोई धृतराष्ट्र ही बैठा है तो उसे तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उसे तो अपना हित दिखाई देता है। तो आज ये दौर जो है, ये इस देश में हिंदू मुसलमान सबको एक होने का दौर है। और ये देश अब तिरंगे झंडे को थोड़ा और ऊंचा करने का दौर है, जिससे दुनिया ये देख सके कि भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु भारत रहेगा। मैं तो विश्वगुरु भारत रहेगा। पिछले चुनाव में जेडीयू ज्यादा सीटें लाई थी, तो मोदी ने कहा था कि जेडीयू जो है बड़े भाई की भूमिका में है। इस बार सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है जेडीयू, तो क्या इस बार भी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी या छोटे भाई की भूमिका में जेडीयू आ जाएगी? हमारे जो जानकारी में है, बिहार चुनाव हर पब्लिक को, हर इंसान को शांति चाहिए, गुंडाई से, वो सब चीज़ों से दूर रहना चाहती है। यही वजह है कि बिहार का चुनाव हम जीते हैं विकास को लेकर के। और विकास के साथ साथ हर व्यक्ति चाहता है कि किसी तरह का लड़ाई झंझट बवाल न हो, हम अपना काम करें, शांति से रहें। इसी वजह से हमारी उत्तर प्रदेश और देश की जो सरकार है, माननीय मोदी जी हैं, इसी वजह से हम लोग जीते हैं।
मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, ये बात सही है, लेकिन बिहार क्या लगता है जी, जेडीयू बड़ा दिल दिखाएगा, छोटे भाई की भूमिका में आएगा या वो बड़े भाई की भूमिका में ही रहेगा, नहीं हाँ साहब हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो पार्टी के लोग तय करेंगे आपस में, और बाकी तो हमारे पार्टी में मोदी जी हैं, योगी जी हैं, नड्डा जी हैं, ये सब लोग आपस में बैठ के तय करेंगे, ये उनका विषय है। और विकास के नज़रिया से पब्लिक ने वोट दिया है, विकास है, विकास दिख रहा है। विकास अगर न दिखता तो चुनाव हम जीतते नहीं। बशर्ते पब्लिक को इस समय ये चाहिए कि शांतिपूर्वक गुंडाई लफंगाई सब बंद हो गई, ये खत्म हो गई। बिल्कुल, आपने हिंदू मुसलमान की बात की, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आजम खान, 23 सितंबर को 23 महीने बाद जेल से बाहर आए थे और 55 दिन ही खुली हवा में वो सांस ले सके और फिर वो कल 2 पैन कार्ड मामले में जेल भेज दिए गए, 7-7 साल की सजा हुई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सत्ता के नशे में, गुरूर में जो चूर लोग हैं वो कहाँ पे क्या कर रहे हैं उनको एहसास नहीं है, जब कुदरत का फैसला आएगा तो वो भी गिरफ्त में आएंगे। आजम खान जी बड़े लोकप्रिय राजनेता अपने प्रदेश के रहे हैं और उनका वर्क भी है, काम भी है समाज में। उन्हें समाजवादी पार्टी में लोग अच्छी दृष्टि से देखते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के पाप भी उनको ढोना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी संगत में रहेंगे तो अच्छे संदेश जाएंगे, खराब संगत में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसा तो लगेगा ही कि लोग ऐसा तो सोचेंगे ही कि इतने बड़े कांड हो रहे हैं, इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, इतने बड़े सांप्रदायिक स्थिति चल रही है, उसमें आपका भी योगदान होगा। तो मैं समझता हूं कि खराब संगति में रहने के कारण आजम खान जी को ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। आप राष्ट्रीय कवि हैं जी, काफी आपका नाम है, कोई एक कविता? मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को 4 पंक्तियों से कहना चाहता हूं। बड़ा जब कविता कभी कभी सम्मेलन वगैरह होगा तो सुनाऊंगा, लेकिन उसमें आप सार पूरा मेरा समझ जाएंगे और जो आपके दर्शक हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, उनके लिए ये कहना, कैसी कैसी दुर्विसंधि है राजनीति की मंडी में, कैसी कैसी दुर्विसंधि है राजनीति की मंडी में, मृत्यु भीष्म की ढूंढ रहे हैं फिर से लोग शिखंडी में, मृत्यु भीष्म की ढूंढ रहे हैं फिर से लोग शिखंडी में, मृत्यु भीष्म की ढूंढ रहे हैं फिर से लोग शिखंडी में, और सुविधाओं के महासिंधु में सब पांडव बह जाएंगे। मेरा इशारा आप समझिएगा, बीजेपी को भी कर्मठता का और त्याग तपस्या का परिचय देना पड़ेगा। सुविधाओं के महासिंधु में सब पांडव बह जाएंगे, ऐसा लगता पांचाली के केश खुले रह जाएंगे, ऐसा लगता पांचाली के केश खुले रह जाएंगे। जिस कारण से इस जनसंघ की स्थापना की गई थी, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, भारतीय जनता पार्टी को लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए। लक्ष्य अभी बहुत, मोदी थोड़ा धीरे चलना, मोदी थोड़ा धीरे चलना, ये रास्ते रफ्तीले हैं। मोदी थोड़ा, ये कोई नहीं कह सकता, ये वेदव्रत वाजपेयी कह सकते हैं, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दबाव में नहीं हूं। मोदी थोड़ा धीरे चलना, ये रास्ते रफ्तीले हैं, युद्ध बड़ा है और तुम्हारे रथ के पहिए ढीले हैं, युद्ध बड़ा है और तुम्हारे रथ के पहिए ढीले हैं। और एक बहुत महीन बात कहना चाहता हूं कि युद्ध बड़ा है और तुम्हारे रथ के पहिए ढीले हैं, और दूध के बदले यदि चावल का घोल पिलाया जाएगा, दूध के बदले यदि चावल का घोल पिलाया जाएगा, तो एक महाभारत से भारत फिर कैसे बच पाएगा, एक महाभारत से भारत फिर कैसे बच पाएगा। तो बहुत संभाल के चलना है। आपने अपनी कविता से काफी कुछ इशारा किया है, आखिर अभी हासिल क्या करना चाह रहे हैं? आपने अपनी कविता में कहा आखिर अभी क्या हासिल करना ऐसा बाकी है? अभी मंजिल बहुत दूर है। अभी भारत, मंजिल क्या है? अभी भारत माता के जो कटे फटे अंग हैं उनको फिर से जोड़ना है, जो अखंड भारत का सपना पूरा करना है। अखंड भारत का सपना तो पूरा ही होना चाहिए। अगर ये देश आज पाकिस्तान भी अगर भारत के साथ होता या भारत में बंटवारा न होता, तो दुनिया का कौन सा देश भारत को आंख दिखा सकता था।
इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी मानव शक्ति, इतनी बड़ी भूमि, इतने संसाधन, इतने लोग और हिंदू मुसलमान भी में ये कटुता नहीं उत्पन्न होती अगर देश का विभाजन नहीं होता, क्योंकि सबका योगदान है इस देश की आज़ादी में। सबने, अशफाक उल्लाह, अब्दुल हमीद, सबने इस देश के लिए खून बहाया है। और आज जो एक तरह से कहा जा रहा है कि मुसलमान हमारा विरोधी है, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि आज भारत की सुरक्षा में अब्दुल कलाम का मेधा और अब्दुल कलाम की प्रतिभा छिपी हुई है। अगर उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइलें न बनाई होती तो शायद भारत पर अब तक सैकड़ों आक्रमण फिर से हो गए होते। तो मैं चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान अब्दुल कलाम बने, अशफाक उल्लाह बने, इस देश का मुसलमान भारत के तिरंगे झंडे में अपनी स्वाभिमान खोजे और सारी बातों को भूलकर केवल विकास की दिशा में चले, और हिंदू भी उनका सम्मान करें और उनका समर्थन करें, तो ये देश सुंदर बने। आपने अखंड भारत की बात की और बात यहाँ हिंदू राष्ट्र की भी हो रही है। जी, अखंड भारत तो होना ही चाहिए और हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। जितनी जल्दी हमारे प्रधानमंत्री कर दें, मुख्यमंत्री जी, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आज पब्लिक को ऐसा लगता है कि हम अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने रास्ते जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में चेंज क्या हो जाएगा, बदलाव क्या आ जाएगा? अब हिंदू राष्ट्र में बदलाव यही आएगा कि जो हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, अमन चैन से रहे और सब लोग अपना आराम से काम करें। और हिंदू राष्ट्र घोषित होने से क्या होगा कि हिंदू जितने भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी मन में भ्रांतियाँ सब दूर हो जाएंगी। हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र भारत घोषित हो। हिंदू राष्ट्र घोषित हो, अभी भारत में एकता नहीं है। एकता है, लेकिन बीच बीच में जो देख रहे हैं दंगे फसाद होते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे हिंदू राष्ट्र एक होने से। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब ये है अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो जात पात का भेदभाव खत्म हो जाएगा और सब लोग एक रहेंगे। तो SIR जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसको लेके लोगों में क्या स्थिति है कि पक्ष विपक्ष तो अपने अपनी बात कर रहा है, लेकिन आम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे साथ आप मौजूद है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कृष्ण कुमार उपाध्याय, कप्तान उपाध्याय, संयोजक पूर्वांचल विकास मंच। कितनी उम्र होगी लगभग आपकी? लगभग 70 साल उम्र है। SIR चल रही है, 12 राज्यों में SIR है, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये वोट काटने का एक हथकंडा अपनाया जा रहा है। बिहार में 65 लाख वोट काटे गए, यहाँ काटे गए। आखिर एक आम पब्लिक की हैसियत से अगर हम आपसे पूछें तो आपको क्या लगता है जो SIR उत्तर प्रदेश में हो रही है, इससे क्या दुश्वारियां आएंगी और पब्लिक को क्या आसानियां मिलेंगी? दुश्वारियां तो कुछ नहीं आने वाली हैं। जो भी गवर्नमेंट का ये की योजना है, ये बहुत ही उचित और जनविन है। विपक्ष अपनी कमियों को छिपाने के लिए धरातल पर कोई काम इनके पास है नहीं। केवल इनको जात धर्म लड़ाना भिड़ाना करके इसी तरह से आज तक लोग राजनीति किए हैं, बस उसी का सहारा ले रहे हैं। अपनी कमियों को छुपाने के लिए पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक भी जागरूक हो गई और हर जगह जहां भी चुनाव हो रहा है इनको मुँह की खानी पड़ रही है। आप कह रहे हैं कि वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सीधा सीधा साहब 65 लाख वोट बिहार में काट दिए गए, SIR से चुनाव आयोग ने घपला किया, हम चुनाव हार गए। अब बताइए, आप बांग्लादेशियों को बुला करके वोटर लिस्ट में नाम बढ़वा करके वही वोटर वोट दे रहा है दिल्ली में, वही वोटर वोट दे रहा है आपका बिहार में, फिर जाकर देगा बंगाल में। अगर उसको गवर्नमेंट ने ये मानक बना दिया कि आप सिर्फ एक जगह वोट दे सकते हैं, मतदाता सूची में एक जगह आपका नाम रहेगा, इसमें अगर आपका 3 जगह नाम है कट रहा है, तो इसमें क्या गलती हो रही है? इसमें कहाँ पर गवर्नमेंट किसी का वोट काट रही है और मतदाता घटा रही बढ़ा रही है? जो फालतू आप बढ़ा रहे हैं और अन्य मुसलमानों को बुला करके, बांग्लादेशियों को बुला करके, फालतू लोगों को बुला करके उसी को तो उसका वो संशोधन हो रहा है। आपने एक बात कही कि एक बार यहाँ वोट डाल दिया, दूसरी बार दूसरे स्टेट में डाल दिया। इसके फोटो तो भाजपा नेताओं के, भाजपा सांसदों के बिहार चुनाव में ही सामने आए। उन्होंने दिल्ली में वोट डाला था और फिर उसके बाद इस बार बिहार चुनाव में वोट डाल दिया, उसके बाद हरियाणा में भी उससे पहले डाला था। कई फोटो है, ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट भी किया बाकायदा उसको। अगर ये प्रूव्ड है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी होना चाहिए। चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है, नहीं सुन रहा है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाइए, नहीं सुना तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। बिल्कुल।
तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो निराधार है, उसमें कोई दम नहीं है। निराधार है और जो उनके पास सबूत है। देखिए, विपक्ष पहले हल्ला करता था ईवीएम में हेराफेरी हो रही है, मशीन में खराबी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रमाणित करिए, आप प्रमाणित कर नहीं पाए। तो केवल आरोप लगाते जाते हैं, सिद्ध नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपकी बातों में दम नहीं रहता, असर नहीं रहता है। और पब्लिक जान गई है कि आप केवल गुमराह करना जानते हैं, सच्चाई आपकी बातों में कम होती है। कांग्रेस और सपा तो प्रदर्शन करने जा रही चुनाव आयोग के खिलाफ नतीजों पे। अब अपना मुंह छिपाने के लिए करेंगे क्या? प्रदर्शन ही करेंगे। अगर कहते कि ईवीएम की मशीन में जो वोट हो रहा है धांधली हो रही है, तो जहां जहां विपक्ष जीतता है क्यों नहीं इस्तीफा दे देता? क्यों नहीं कहते हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, ईवीएम मशीन पर चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, छोड़ देते, बहिष्कार कर देते। बहिष्कार तो नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब आरोप लगा रहे हैं तो उनको बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, केवल मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। एसआईआर उत्तर प्रदेश में चल रही है, बिहार चुनाव के नतीजे आए, विपक्ष कह रहा साहब नतीजों में चोरी हो गई, 65 लाख वोट काट दिया, ईवीएम में हेरफेर की, हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से पड़े हुए थे और चोरी कर ली वोट, तो अब तो हम हंगामा करेंगे। और उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है, यहाँ भी वही षड्यंत्र हो रहा है। हम एक ही बात कहें, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बात समझ में। वहाँ कितने चुनाव जो हुए हैं ना, निष्पक्ष हुए हैं, और जो रिजल्ट आया है वो अप्रत्याशित है। ऐसा रिजल्ट, ऐसा परिणाम हमने कहीं नहीं देखा। लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कितनी आएंगी, और बहुत अच्छा चुनाव हुआ। इसीलिए तो हजम नहीं हो रहा। अखिलेश ने भी कहा चुनाव परिणाम हमको हजम नहीं हुआ। हजम भाई, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पे लड़ी, कैलकुलेशन करो। आरजेडी कितने पे लड़ी, कैलकुलेशन करो। आप कितने पे लड़े, तो आपको आपका वोट बैंक, आपका वोट प्रतिशत कैसे बढ़ा, वो सीटों की गणना से होता है, न कि आपके कहने से होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो विजय है ना, ये धर्म की विजय है, असत्य पर सत्य की विजय है, ये ध्यान रखना। और जो धर्मवान व्यक्ति हैं वो आजकल भारत में अपना कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो कार्य हो रहा है शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जातिवादी जो राजनीति का बीज बोया गया, उन्हीं के द्वारा बोया गया, जो दो बहुत बड़े बड़े महापुरुष कहे जाते हैं, बड़े अच्छे भी हैं, अच्छे भी थे, लेकिन उन्होंने जातिवाद का जो बीज बोया वो उसको जनता माफ नहीं करेगी। सबसे ज्यादा जातवाद तो मुख्यमंत्री पे आरोप लग रहा है कि साहब एक ही जात को वो बढ़ावा देते हैं, बाकी जातियों को किनारे करते हैं। ऐसा है, बाबाओं की कोई जात नहीं होती, बाबा हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, हाँ। ये आपका विपक्ष नहीं, हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं। अखिलेश लगातार इस चीज को कह रहे हैं कि साहब एक ही जाति, आप वोट आप लिस्ट उठा लिए, कहाँ कहाँ वो कह रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो बहुत अच्छे, आज तक के जो जितने भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए हैं, सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री वही, निष्पक्ष और सबके साथ हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो नारा है ना, उन पर परिलक्षित होता है, अद्वितीय है। लेकिन एसआईआर को लेके क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर चल रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? अब उत्तर प्रदेश, देखो मैं राजनीतिक नहीं हूँ। एसआईआर समझ रहे हैं? हाँ, वो आप मतदाता सूची वाला जो पुनरीक्षण मतदा- कार्यक्रम, गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, हाँ। तो बिहार में हुआ था, जिसमें 65 लाख वोट कटे थे। अच्छा। वेरिफिकेशन, वोटर का वेरिफिकेशन, अभी तक आपको नहीं पता ये बात। आप एक देखिए, ये जो हम बोल रहे हैं, जो नगर निगम है, इसमें सफाई कर्मी कौन है? मैं देखता हूँ मोहल्लों में अधिकतर बांग्लादेशी हैं। इनको किसने बिठाया यहाँ? तो नगर निगम ने अब तक बाहर क्यों नहीं निकाला? यही विचारणीय है, ये उनका विषय है, हमारा नहीं। हम तो जनता हैं, हम तो देखते हैं, उसको आपसे व्यक्त कर रहे हैं। वो ठीक नहीं है। यहाँ के लोग हैं, इनको सेवा देनी चाहिए और सुरक्षा भी रहेगी इन्हीं से। जो आप ऐसा कार्य कर रहे हैं तो फिर वोट भी तो बढ़ेगा उनका। जहां तक मेरा विचार है, मेरे से शैक्षणिक और जो शिक्षा से संबंधित प्रश्न है, लेकिन ये चूंकि इस वक्त सबसे बड़ा इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है चुनाव आयोग का उत्तर प्रदेश के अंदर, बीएलओ घर घर जाएंगी, हर मतदाता को आपका गणना पत्र देंगी, आप उसमें अपनी जानकारी भरेंगे। और चुनाव आयोग कह रहा है 98% उत्तर प्रदेश में गणना पत्र बढ़ चुके हैं, आपको अभी इसकी जानकारी नहीं। इसका मतलब चुनाव आयोग जो कह रहा है और जमीनी काम में काफी अंतर नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ा ढीला तो होता है, परंतु हो तो रहा है। मैंने भरा है, मेरे पास जो पत्रक आया है मैंने उसको पूर्ण करके अपने बीएलओ को जमा किया है, और मैं अपील भी करूंगा, सबको ऐसा करना चाहिए।
आपका अधिकार है, मताधिकार आपका है। आपका अगर वोट नहीं होगा तो आप कैसी सरकार बनाएंगे? यही निवेदन है। बिल्कुल, गणना पथ पे आज कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे चाइना का कोई व्यक्ति यहाँ आए तो पहचान लिया जाएगा, इंग्लैंड का कोई व्यक्ति आए तो उसकी वेशभूषा से और उसके कद काठी और उसके चेहरे से पता चल जाएगा कि ये यूरोप का व्यक्ति हो सकता है। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत ये मिली जुली एक संस्कृति है और इसमें आप उसके व्यक्तित्व को देखकर ये पहचान नहीं कर सकते हैं कि भारत का है या नहीं है। इसीलिए जो हमारे यहाँ आज तमाम रोहिंग्या आ गए हैं, जो बांग्लादेशी आ गए हैं, जो बाहर के लोग आ गए हैं, उनकी पहचान करने के लिए ये SIR प्रारंभ किया गया है, जिसमें इस देश के जो मूल निवासी हैं उसमें कोई हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं है। जो मुस्लिम हमारे भाई जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन इसीलिए 2003 को आधार बनाया गया है। 2003 से जिसका सूची में नाम है उनकी खोजबीन हो रही है। उनकी खोजबीन हो रही। आपने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी तमाम है नगर निगम में सफाई कर्मचारी नियुक्त है। आखिर 8 साल से तो उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, क्यों नहीं निकाले गए बाहर? तो ये उन्हीं के लिए तो ये किया गया है, उन्हीं लोगों को बाहर निकालने के लिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सी चीजें ऐसी घुल मिल जाती हैं कि पता नहीं चलता है, तो उसकी पहचान। अब एक इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतने बड़े लोग हैं, छोटी स्टेट हो तो लोग समझ जाते हैं कि फला अभी रहने लगा के वो वहाँ रहने लगा, कोई झुग्गी में रह रहा है, कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई नाले के किनारे रह रहा है, कोई किसी घर में किराएदार होकर रहे। अब कैसे पता करें? उसकी शक्ल सूरत भी हमारी जैसी ही है, तो कैसे पता करें? इसीलिए 2003 का आधार बना के और उनकी छानबीन शुरू की जा रही है। कोई भी रोहिंग्या, कोई भी देशद्रोही तत्व, कोई भी विदेशी पाकिस्तानी इस देश में वोट नहीं डाल सकेगा, ऐसी सरकार व्यवस्था कर रही है। उसमें चाहे जिस बिल में छिप जाए, लेकिन वो बाहर उसे निकलना ही पड़ेगा। और फिलहाल वोट तो बिल्कुल नहीं, भले ही जीवन यापन कर ले, या कूड़ा बीन ले, या कोई छोटे मोटे कार्य कर ले, किसी के यहाँ सफाई का काम कर ले, या कहीं और आ जाए, लेकिन वोट किसी कीमत पर नहीं डाल पाएगा। ऐसी व्यवस्था भारत सरकार करने जा रही है। बिल्कुल। तो ये आपने सुना, ये लखनऊ की पब्लिक के दिल में क्या है SIR को लेकर कि वोट जो SIR चल रहा है वो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश या देश में बांग्लादेशी या रोहिंग्या या घुसपैठिए रह रहे हैं उनको निकालने के लिए चल रहा है। ये साफ तौर पे लोगों के दिलों में, दिमाग में बैठा हुआ है कि SIR इस वजह से चल रहा है। हालांकि तमाम लोगों के पास गणना पत्र अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन लोग SIR के बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन चुनाव आयोग का दावा है कि 99% से ज़्यादा गणना पत्र क्षेत्र में बढ़ चुके हैं, BLO घर घर जाकर दे चुके हैं। वहीं बिहार चुनाव पे भी लोगों की राय आपने जानी। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।